हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि साइंस बोला जाता है, लेकिन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू हम लोग देख रहे हैं। और उसमें हम लोग कार्बन और उसके यौगिक में क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे बहुत सरल तरीके से यूट्यूब पे पहली बार। चलिए ठीक है, और ये देखेंगे। इसके देखने के बाद हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे भी। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो अगला वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह कोई परमाणु या, चलिए लिखते रहिए, कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण क्या करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है, विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसे क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह उसे कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्रियात्मक समूह और प्रकार्यात्मक समूह भी उसे क्या बोलते हैं। चलिए एक चीज और हम लोग समझते हैं आसानी से। इसमें यानी कि इसके अतिरिक्त और भी पाया जाता है, ये नहीं है, ये तो कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा गुण है कि जो उसमें समूह होगा, अन्य कार्बन परमाणु होगा, कुछ भी हो, वह उसको विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, जिससे हम लोग बोलते हैं। हाँ, एक चीज और, क्रियात्मक समूह होने से वह कितना ही ज्यादा कंपाउंड्स हो जाए उसे बोलते हैं कि एक समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। क्या करता है, सजातीय श्रेणी भी बोल सकते हैं और समजातीय श्रेणी, वह क्रियात्मक समूह ही हमें बताता है। दूसरी चीज, इसमें एक एल्किल मूलक भी होता है, एल्किल मूलक भी पाया जाता है, एल्किल मूलक, जिसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, एल्किल मूलक होता है जिसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+1। अभी इसका भी विस्तार हम आगे देखेंगे, CnH2n। और एल्किल वाले पार्ट्स को भी हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ये भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन ये भी होते हैं, क्योंकि इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, दूसरा कोई तत्व नहीं होता है। ठीक है, तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कौन, कार्बनिक यौगिक, इनकी भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक को दो पार्ट्स में, पहला एक कार्बनिक भाग होता है, कार्बनिक भाग, और प्लस क्रियात्मक भाग, यानी कि क्रियात्मक समूह इसको बोला जा सकता है। ठीक है, क्रियात्मक समूह। इस कार्बनिक भाग को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्किल मूलक। कौन होगा, एल्किल मूलक। ठीक है, एल्किल मूलक, इसमें हम लोग डिवाइडेशन करते हैं। कार्बनिक यौगिक को हम लोगों ने बांटा कार्बनिक भाग और क्रियात्मक समूह, जिसमें हम लोग एल्किल मूलक, कार्बनिक भाग को हम लोग बांटा कार्बनिक भाग और क्रियात्मक समूह यानी कि एल्किल मूलक। ठीक है, इसको आप लोग को समझना है कि कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है, उसे हम लोग क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। एल्किल मूलक, इसमें एक भाग होता है जो R, और उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और इसे किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल R से दिखाते हैं, उसे हम लोग एल्किल मूलक कहते हैं।
कार्बनिक यौगिक जो होता है वो कार्बनिक भाग होता है और क्रियात्मक समूह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कार्बनिक भाग को हम लोग एल्किल मूलक कहते हैं। चलिए, तो अब कुछ हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह, यानी कि कुछ क्रियात्मक समूह को हम लोग देख लेते हैं। इसे मैं इरेज करता हूं और क्रियात्मक समूह हम लोग जब देखेंगे तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। ये तो हम लोगों ने क्रियात्मक का केवल हम लोगों ने एक विशिष्ट रूप देखा ना कि किसे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, इनके पार्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे कुछ मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या होगा? क्रियात्मक समूह। चलिए, क्रियात्मक समूह हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे पहला जो क्रियात्मक समूह होगा वह कौन होगा? ठीक है, पहला क्रियात्मक समूह जो होगा वह होगा एल्केन। कौन होगा? एल्केन। और इसको हम लोग कैसे में, एल्केन का मतलब होता है कार्बन कितना हो बढ़ जाए, लेकिन उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल एकल बंध आएगा, तो यानी कि ऐसा शो करेगा। देखो, ये कार्बन टू कार्बन क्या आया? तो एकल बंध आया। दूसरा होता है हम लोग का क्या? एल्किन। कौन होता है? एल्किन। इसमें क्या बोला जाता है? जो कार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कितना हो ले लिया जाएगा, उसमें से कोई भी जो 2 कार्बन होंगे उसमें डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से होता है एल्काइन। तीसरा हो जाएगा, क्या लिखेंगे? एल्काइन। इसमें क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि एक कोई ऐसा कार्बन सीरीज होगा, लंबी श्रृंखला हो जाएगी, लेकिन उसमें कार्बन 2 लो, 5 लो, 7 लो, लेकिन कोई भी 2 कार्बन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा। चौथा एल्किल हाइलाइड होगा। क्या होगा? एल्किल हाइलाइड। देखो, एल्किल हाइलाइड को हम लोग हैलोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन, जिसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटिस्टाइन आता है। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? जब सिंगल बॉन्ड एक्स मिलेगा तो हम समझेंगे कि हैलाइड। हैलाइड का मतलब या तो F आएगा, नहीं तो Cl, नहीं तो Br, नहीं तो I। ठीक है, अब आते हैं पांचवें पर। पांचवा हमारा आता है एल्कोहल। ठीक है, क्या मिलेगा? एल्कोहल। इसमें सिंगल बॉन्ड OH हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड OH मिलेगा। छठवां हमारा पार्ट्स बन जाता है ईथर। कौन सा? ईथर। इसमें क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, जैसे इसमें 2 कार्बन के बीच में एकल बंध, 2 कार्बन के बीच में द्विबंध, 2 कार्बन के बीच में त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड X मिलेगा, OH मिलेगा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड इधर और इधर R जोड़ा जाएगा। इसके बाद से हम आते हैं कीटोन पर। पांचवा, छठवां और ये सातवां आते हैं किस पर? कीटोन पर। कीटोन का मतलब होता है इसका क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। यह जो सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है यह कहीं ना कहीं R और R जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आठवें पर आते हैं, तो आठवां हो जाएगा एल्डिहाइड। कौन होगा? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में क्या क्या जोड़ा जाता है? तो सिंगल बॉन्ड CHO, इसको एक और तरीके से बनाई जा सकती है C डबल बॉन्ड O और ये H, और यहां पे खाली रहेगा, इसमें हम R जोड़ सकते हैं, यानी कि एल्किल मूलक जोड़ा जाएगा। इसके बाद से नौवां होगा हमारा कार्बोक्सिलिक। कौन होगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH हमें दिखेगा। इसको एक और तरीका है दिखाने का, या ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH मिल रहा है ऐसे। तो ये कार्बोक्सिलिक हो गया। यही हमारे पास हमारे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे और तब अच्छे से हम लोग एक एक पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक एक पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो आप इसे नोट करो, कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह जो हमारे क्लास 10th में यूज किए गए हैं उन्हीं का यह एक छोटा सा श्रृंखला है, या बोला जाएगा एक छोटा सा चार्ट है, जिसे याद कर लिए तो नाम याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अब इसके बाद से हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर से पहले एक छोटा सा चीज हम लोग देख लेते हैं। मूल शब्द क्या देखेंगे? मूल शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मूल शब्द का मतलब आता है कि पहला होता है मेथ, उसके बाद से होता है एथ, तब होता है प्रोप, तब होता है ब्यूट, तब होता है पेंट, तब होता है हेक्स, तब होता है हेप्ट, तब होता है ऑक्ट और तब होता है नॉन। अब देखिए इनमें कैसे जानेंगे? देखिए जब कार्बन की संख्या एक कहीं पे शो कर रही हो तब समझना कि मेथ है, जब कार्बन की संख्या कहीं पे 2 कर रही हो तब समझना कि एथ है। तब तो ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी, तो कार्बन संख्या 3 प्रोप हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 ब्यूट हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5 हमारा पेंट हो जाएगा, कार्बन की संख्या हमारा 6 हेक्स हो जाएगा, कार्बन की संख्या 7 हमारा हेप्ट हो जाएगा, कार्बन की संख्या 8 हमारा ऑक्ट हो जाएगा, कार्बन की संख्या 9 हमारा क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करो ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते समय एकदम आसान हो। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एल्केन। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं एल्केन। एल्केन कैसे हम लोग जानेंगे? एल्केन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, तो एल्केन ठीक है हम लोग देख लेंगे। हाँ, इसे एक चीज और बोलते हैं, ग्रीक संख्या भी बोला जाता है, याद कर लेना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग ग्रीक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीक संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रीक संख्या भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, तो आप इसे नोट करो। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि साधारण या निरर्थक पद्धति कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता था, या तो किसी यौगिक से प्राप्त होते हैं या किसी स्रोत से प्राप्त होते थे, उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण कर दिया जाता था। जैसे हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं मेथेन के बारे में। तो मेथेन को हम लोग स्टार्ट में क्या कहते थे? मार्स गैस कहते थे। क्या कहते थे? मार्स गैस बोला जाता था, क्योंकि ये क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी दलदली स्थानों पे हजारों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या हो गए? दब गए, और कुछ समय बाद ये क्या हुए? वो गैस निकला जिसे हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। और उस मार्स गैस को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेथेन के नाम से जानते हैं। और एक हम लोग जानते होंगे, चींटियों के काटने से एक फार्मिक अम्ल निकलता है। चींटियों के काटने से जिसमें वो थोड़ा सा विषाता है, वो फार्मिक अम्ल के कारण ही होता है, यानी डंक से जो निकलता है वो फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और एक हम लोग पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है, वो मेथिल अल्कोहल होता है जो शराब वराब बनता है, लकड़ी उकड़ी सब वुड स्प्लिट करते हैं। तो ये सब चीजें हमारी साधारण और निरर्थक पद्धति थी। हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो IUPAC है। क्या है? IUPAC है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे अच्छे से। चलिए, IUPAC पद्धति, IUPAC नाम पद्धति, IUPAC नाम पद्धति, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जानना हमें जरूरी है। ठीक है, IUPAC पद्धति, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम याद रख लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। याद कर लेते हैं तो मैं लिख भी देता हूं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल, INTERNATION इंटरनेशनल यूनियन होता है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, और इसको बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरी चीज,
ये संस्था है कहां, तो ये जिनेवा में है। कहां है, तो जिनेवा में है, याद रखना है। कहां पर है, तो जिनेवा में है। और इसे सर्वप्रथम हम लोग जिनेवा पद्धति भी बोलते थे। IUPAC को ये जिनेवा में है, इसलिए इसका नाम हम लोग जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे जिनेवा पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो IUPAC नाम ये सर्वप्रथम कहां देखा गया, 4 साइंटिस्टों की एक संरचना बनाई गई, एक संगोष्ठी तैयार की गई और उसे जिनेवा में बुलाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं जिनेवा पद्धति। और बाद में इसका संशोधन कर कर IUPAC पद्धति, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। अंत में इसको इस तरीके को बना दिया गया और उसका संशोधन कर कर क्या किया गया, बोल दिया गया कि ये क्या बनेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको बोला जाएगा, जिसकी संस्था कहां है, जिनेवा में। और अंत में यानी कि प्रारंभ में इसका नाम हम लोग क्या रखे थे, जिनेवा पद्धति। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुई थी, तो 1892 में। अगर कोई पूछता है कि जिनेवा पद्धति कब स्टार्ट हुई, तो हमें बोल देना है कि कब हुई, 1892 में। ठीक है, कब बोलेंगे, 1892 में। और जो हमने मूल शब्द या ग्रीक संख्या का हम लोगों ने पद्धति अभी देखा था, उसे आप लोग याद रखेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये छोटी सी जिक्र थी। अब हम लोग देखते हैं एल्केन। एल्केन हमारा इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग पूरा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 चीजों को हम लोग देख लेंगे। बाकी अगले वीडियो में उन 6 का नाम हम लोग जिक्र कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्केन। क्या देखेंगे, एल्केन। देखिए, इसका जो सामान्य सूत्र होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CnH2n होता है। और इसे हम लोग, एल्केन को ही हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पैराफिन भी कहा जाता है। कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इसे पैराफिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। हाँ, अब जब हम लोग सामान्य सूत्र CnH2n लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि जहां N क्या है, तो कार्बन परमाणु की संख्या। अब याद रखना कि कहीं भी अगर इस तरीके का सूत्र लिखा जाएगा, अगर उसमें N आएगा, तो समझना कि वो प्रत्येक जगह कार्बन परमाणु की ही संख्या होगी। ठीक है, कार्बन परमाणु की ही संख्या होगी। ठीक है, अब देखना, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एक चीज और बोला जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इनका IUPAC नाम क्या होता है, एल्केन होता है। IUPAC नाम होता है एल्केन। इनका नाम कैसे लिखते हैं, तो हम ये लिखेंगे, मूल शब्द में N जोड़ते हैं। N जोड़ने पर क्या बनता है, तो एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। क्या करना है, मूल शब्द जोड़ने पर एल्केन बनता है। जैसे अब 3 श्रृंखला हम लोग खींचेंगे। पहला लिखेंगे सूत्र, उसके बाद से लिखेंगे साधारण नाम, और फिर लिखेंगे IUPAC नाम। अब देखेंगे, तो पहले हम लोग यहां पे मूल शब्द लिख लेते हैं, ताकि आसानी से एल्केन का नाम हम लोग बता सकें। तो देखिए, का मूल शब्द लिखना है, सबसे आसान तरीका, जो सूत्र है उसी के थ्रू हमें चलना है। जो सूत्र है उसी के थ्रू चलना है। जैसे CnH2n+2, गणना करते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र बनेगा, यहां पे नाम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यदि हम कार्बन की संख्या 1 रखें, यानी कि N की जगह पर अगर 1 रखा जाए, तो ये हो जाएगा C1।
और H2 और N की जगह पर 1 + 2। जब कैलकुलेशन करोगे तो C1H 2 एकम 2 आ 2 4। तो पहला सूत्र बना CH4। क्या बना? CH4। साधारण नाम छोड़ते हैं, आईपीएसी नाम लिखते हैं। हमने बोला मूल शब्द एक कार्बन आया तो मूल शब्द का मतलब होता है मेथ, और हमने बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा? N। तो क्या बनेगा? मेथेन। क्या बन जाएगा? मेथेन। अब चलते हैं, यदि कार्बन की संख्या 2 रखा जाए तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये कार्बन संख्या 2 रखा गया, तो 2 दूना 4 2 6। तो यहां कार्बन संख्या 2 होगा और यहां पे हो जाएगा 6। तो दूसरा कंपाउंड बना C2H6। तो ये सब साधारण नाम आईपीसी नाम से मिलता है एल्केन में। तो ये बनेगा एथेन। कैसे? तो देखो, 2 कार्बन की वजह से मूल शब्द हमारा बनेगा एथ, इसलिए मैं कहा था कि याद रखना, और अंत में हमें एन जोड़ना है तो बन जाएगा एथेन। और आगे बढ़िए, देखिए अगर यहां पे 3 रखा गया तो यहां भी 3 होगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3 3 दूना 6 और 2 8 बना। तो ये बनेगा C3 और H8 होगा। जैसे अब कैसे होगा? 3 कार्बन की वजह से यहां पे लिखोगे प्रोप, प्लस इसमें क्या जोड़ना है? N, और बन जाएगा प्रोपेन। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसमें का आगे का भी नाम ऐसे ही जोड़कर बनाते जाएंगे और कार्बन की संख्या 1 हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, तब हम लोग देखेंगे एल्किन। चलिए, तो अब देखेंगे एल्किन। मतलब ये होता है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हमने अभी संतृप्त और असंतृप्त हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि संतृप्त का मतलब होता है जिसमें केवल एकल बंध बनता हो कार्बन कार्बन के मध्य, और असंतृप्त का मतलब होता है या तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध बनेगा, नहीं तो त्रिबंध बनेगा। तो ये हम लोग जान गए। जिनमें कम से कम 2 कार्बन के मध्य में या 2 कार्बन परमाणु के मध्य में एक द्विबंध आता हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किन बोलेंगे। जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, यानी कि कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन कौन होगा? तो CnH2n, कार्बन का 2 गुना हमारा एल्किन होगा। इनका आईपीएसी नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? तो IUPAC नाम लिखते समय क्या करेंगे? लिखते समय मूल शब्द में इन जोड़ देते हैं। इन जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इन जोड़ देते हैं। अब दूसरी याद रखने वाली पॉइंट वाली चीज,
कि क्या एल्किन में, जैसे हम लोग एल्किन में एक कार्बन लिए थे, तो क्या एल्किन में भी हम लोग डबल कार्बन लेकर चलेंगे या एक कार्बन? तो सोचने वाली बात मैं बताता हूं। अगर दो कार्बन लेकर चलते हैं, जैसे सूत्र के अनुसार चला जाए, CnH2n हमें लेकर चलना है, तो इस N की जगह पर यदि हमने एक लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी। थोड़ा सा संरचना बनाओ तभी तो आएगा समझ में। संरचना अगर बनाते हैं तो देखो, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, कहां होगा? और चूंकि हम लोग पहले से लिख चुके हैं कि कम से कम 2 कार्बन के मध्य में एक द्विबंध आना चाहिए, तो यानी कि हमें कार्बन की संख्या क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो कार्बन हम एक नहीं लेंगे, कहां से लेंगे? 2 से। जैसे यदि हमने लिखा CnH2n, तो कार्बन की जगह पर अगर हमने 2 लिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि Cn का मतलब हो जाएगा 2, C का मतलब और H का मतलब हो जाएगा 4। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं सूत्र। सूत्र का मतलब हमारा पहला बना C2H4। क्या बना? C2H4। अब यहां पे साधारण नाम एथिलीन होता है, एथिलीन। जैसे साधारण नाम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, मूल शब्द में इलीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इलीन जोड़ देते हैं, तो साधारण नाम हमारा बन जाता है। ठीक है, अब देखेंगे। अब यदि हमें आईपीएसी नाम लिखना है, क्या लिखना है? IUPAC नाम। तो इसमें लिखते समय क्या करते हैं, तो मूल शब्द में ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन। तो देखो, 2 कार्बन का मतलब हो जाता है एथ, और इसमें यदि ईन जोड़ा जाएगा तो बनेगा एथीन। क्या बनेगा? एथीन। ठीक है, वैसे अगर इसके जगह पे 3 लिया जाए तो C3 हो जाएगा, और इसका 2 गुना 3 दूना 6, तो C3H6। इसका नाम क्या होगा? प्रोपिलीन। क्या बनेगा? प्रोपिलीन। इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपिलीन। ठीक है, अब कैसे इसका पीसी नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो, 3 कार्बन का मतलब हो जाएगा प्रोप, आप प्लस इन जोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रोपीन। ठीक है, एक चीज और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर कार्बन की संख्या 4 रखी जाए तो इसका 2 गुना होगा 8, तो C4H8। ये लास्ट है, बाकी तुम लोग देख लेना। तो इसका हम लोग आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन का मतलब हो जाएगा ब्यूट, अब प्लस इसमें इन जोड़ना है तो बन जाएगा ब्यूटी नहीं, ब्यूटीन। क्या बनेगा? ब्यूटीन। और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीलीन। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लेना, आगे भी ऐसे बढ़ाते जाना, नामकरण हम लोग ऐसे करते जाएंगे। आप इसे नोट करो, तब हम चलते हैं एल्काइन पर।
चलिए एल्काइन को देखते हैं। ये वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक के बीच त्रिबंधाता हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। IUPAC नाम क्या करते हैं, लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं, तो आयन जोड़ देते हैं। मूल शब्द में क्या करते हैं, तो आयन जोड़ देते हैं। सबसे आसान है भाई, काहे नहीं तुम लोग समझ रहे हो। तो CnH2n-2 होता है। अब देखो, अगर हम N की जगह पर 2 लिए तो H कितना होगा, 2 दूना 4, 2 घटा दो 2। अगर हम कार्बन की जगह पे 3 लिए तो 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा 2। 2 नहीं होगा 4, 2 घटेगा ना, तो 4। ठीक है, बाकी तुम लोग आगे अपना लिख लेना और जोड़ लेना। तो हम यहां पर लिखते हैं सूत्र, ठीक है, सूत्र, और यहां पे लिखेंगे साधारण नाम, और यहां पे लिखा जाएगा IUPAC नाम। ठीक है, साधारण नाम, IUPAC नाम। चलिए, तो पहला लिखते हैं C2H2। ठीक है, अब लिखेंगे C3H4। क्या लिखेंगे, C3H4। चलिए इसका नाम लिखते हैं। पहले हम IUPAC नाम देखते हैं। 2 कार्बन है तो प्रोप होगा, नहीं एथ होगा, और इसमें जोड़ा जाएगा आयन, तो क्या बन जाएगा, एथाइन। देखिए कितना आसान है। 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, प्लस इसमें जोड़ना है आयन, यानी कि फिक्स हो गया कि ये क्या बना, प्रोपाइन। तो अब तो ब्यूटाइन, पेंटाइन। ठीक है, साधारण नाम इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है, देखना AC, ये ऐसे होगा। ठीक है, एसिटिलीन। अगला मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन। बाकी IUPAC नाम हम लोगों ने देख लिया, आप ऐसे याद कर लो, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं, उसके बाद से हम अगला नाम जो एल्कोहल है, ईथर है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, हैलाइड है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब इसमें एक शॉर्ट में हम लोग तुम लोगों को समझा देते हैं। देखो शॉर्ट में क्या होता है, हम लोगों ने देखा एल्केन, CnH2n+2 होता है। हम लोगों ने देखा एल्किन, तो CnH2n होता है। हम लोगों ने देखा एल्काइन, CnH2n-2। देखो सबसे सिंपल तरीका, कार्बन के 2 गुने में 2 जोड़ो तो एल्केन बनता है, कार्बन का 2 गुना करो तो एल्किन बनता है, और कार्बन के 2 गुने में से 2 कम कर दो तो एल्काइन बनता है। और इनमें क्या जोड़ा जाता है, तो देखो इसमें भी मूल शब्द होता है, इसमें भी मूल शब्द होता है, ठीक है, इसमें भी मूल शब्द होता है, याद रखना। इसमें हम लोग N जोड़ते हैं, इसमें हम लोग इन जोड़ते हैं, और इसमें हम लोग आइन जोड़ते हैं। बनता क्या है, ये एल्केन बनता है, ये एल्किन बनता है, और ये एल्काइन बनता है। ये छोटी सी चीज है, ठीक है, आप लोग इसे तैयार करो, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर आप लोग कीजिए, ताकि जो अन्य बच्चे हैं उनके पास तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।